नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से एनडीए और इंडिया गठबंधन में लगातार शह और मात का खेल चल रहा है। दोनों गठबंधनों के बीच एक दूसरे को पटकनी देने की होड़ है। इसलिए सवाल है कि क्या हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद एनडीए अब महाराष्ट्र और झारखंड में बूस्टर डोज ले पाएगा, या फिर हरियाणा में मिली हार से सबक लेकर कांग्रेस साथी दलों के साथ दो राज्यों में कम बैक करेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने हरियाणा में ऐतिहासिक तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल किया। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को निर्णायक जीत मिली। लेकिन इन चुनावी नतीजों ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि हरियाणा में जहां अधिकांश एग्जिट पोल ने और राजनीति के जानकारों ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी की थी, बीजेपी की इस जीत को उसके मजबूत संगठन, माइक्रो मैनेजमेंट और जाट गैर जाट की राजनीति को कामयाबी से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, बीजेपी ने हरियाणा में मिली जीत के बाद आगे की तैयारी तेज कर दी है। अब पार्टी का पूरा फोकस महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच एक बार फिर मुकाबला होने जा रहा है। ये हाई वोल्टेज मुकाबला महाराष्ट्र और झारखंड में है, लेकिन हर चुनाव की तरह इस बार भी सीट बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों के दलों ने जमकर मोलभाव किया। हर पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हथियाने की कोशिश की। इनमें वो सीटें भी हैं जहां पर उनकी पार्टी का जनाधार कमजोर है, तो कुछ ऐसी पार्टियां भी सीट बंटवारे में हिस्सा बटाने आ गईं जो इन राज्यों में कभी मजबूत नहीं रहीं। हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत कई मायनों में खास है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, उसे लेकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल किए जाने लगे थे। हालांकि अब हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत से विपक्षी खेमा चारों खाने चित हो गया। बीजेपी के लिए ये जीत बड़ी राहत के तौर पर आई है, जो राज्य में किसानों और पहलवानों के विरोध के बीच एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही थी। हरियाणा की जीत से उत्साहित बीजेपी ने दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र में भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। हरियाणा चुनाव नतीजों से पता चला है कि 2014 में शुरू हुआ बीजेपी का उभार अब भी थमा नहीं है। यही वजह है कि सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बीजेपी ने वहां लगातार तीसरी बार सरकार बना ली। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी वो इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। नवंबर में दो और राज्य महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है। हालांकि पार्टी की कोशिश आगामी चुनाव में अपना कुनबा बढ़ाने के साथ साथ इसे और मजबूत करने पर होगा। हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने हैट्रिक लगाई, उससे पार्टी कैडर में एक नया उत्साह आया है। पार्टी नेतृत्व की कोशिश यही होगी कि वो इसी जीत के जोश से झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में उतरे। यही नहीं, आगे दिल्ली के इलेक्शंस भी हैं, जहां लंबे समय से पार्टी को मजबूत वापसी का इंतजार है। झारखंड, महाराष्ट्र में जीत निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। हालांकि पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में जनता का फैसला उनके हक में आएगा। बीजेपी की हरियाणा में ऐतिहासिक जीत का असर महाराष्ट्र में नजर आएगा। पार्टी अब सहयोगियों के बीच अपनी मजबूत दावेदारी रखेगी। झारखंड के भी चुनाव नवंबर में होने हैं। एनडीए वहां सत्ता से बाहर है। अभी झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली INDIA गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन अभी झारखंड के सीएम हैं। आगामी चुनाव में भी कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और वाम दल एक साथ मिलकर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ इन्हें घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेंगे। वहीं राज्य के गठन के बाद से देश भर में सबसे ज्यादा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की घटनाएं झारखंड में ही देखने को मिली हैं। इसी साल जब मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, तब भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लिया गया। आखिर बार बार झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ जाती है?
रिजोर्स पॉलिटिक्स झारखंड की आवश्यकता है और उन हर प्रदेश की आवश्यकता है जहाँ की विधानसभाएं छोटी विधानसभाएं हैं, छोटी इन द सेंस की सीटों की संख्या में छोटी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत छोटे छोटे विधायक दल के ग्रुप हैं और उसमें थोड़े भी अगर टूट गए तो उसमें दूसरे के खेमे में जाना आसान है और कम लोगों को मैनेज करना आसान है। इस वजह से झारखंड में ये परिदृश्य देखने को मिलता है और ये झारखंड की मजबूरी ही नहीं है, उन सभी प्रदेशों की मजबूरी है जहाँ छोटी छोटी विधानसभाएं हैं। तो झारखंड में पीछे देखने को मिला है और इस बात से मैं सहमत हूँ। और ये मजबूरी मान लीजिए, या जब तक कोई ऐसा कानून नहीं आता कि जो जिस विधानसभा में जिस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव अगर उस पार्टी से लड़ लिया तो ताज जिंदगी जब तक विधानसभा का सत्र खत्म नहीं होता वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर ऐसा कानून नहीं आ जाता तब तक ये तो चलते रहेगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं देश के अंदर ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पूरे भारतवर्ष के अंदर हर एक राज्य में देखने को मिल रहा है। और आज आने वाले समय में अभी अगले महीने जो चुनाव होने हैं झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर जिस प्रकार से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, यह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शब्द अपने आप में लोकतंत्र पे हमला है और शायद भारतवर्ष में पहले होता रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो यह 2014 के बाद से कहीं ना कहीं हावी होता, राजनेताओं के ऊपर हावी होता यह दिख रहा है। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का यह दायित्व होना चाहिए था कि लोकतंत्र में इस प्रकार की चीजें ना हो, लेकिन वही इसके मुख्य पुरोधा कहिए, पुरोधा के रूप में देखे जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी झारखंड आज सशक्ति के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। राजनेताओं का यह धर्म होना चाहिए कि झारखंड को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। बेरोजगारी, शिक्षा, जो पीछे शोषित हमारे भाई बहन, हमारे प्रदेश के लोग हैं, उनको समृद्ध करने के लिए काम करना चाहिए। जबकि राजनेता, हर एक दल के लोग इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आप कहीं भी चले जाइए पूरे भारतवर्ष में, लगभग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ यह एक गंभीर समस्या है कि प्रदेश के उनके पास नेताओं की कमी है। आज बाबूलाल मरांडी, आज चंपई सोरेन, गीता कोड़ा, बड़े बड़े स्तर के जो नेता हैं उनको दिग्भ्रमित करके अपने दल में समाहित करते हैं। यह नहीं उचित होना चाहिए और उनके लिए भी यह संदेश रहना चाहिए कि आप जिस भी विचारधारा में रहें, विचारधारा पल पल नहीं बदल सकता है और विचारधारा सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी आप राजनेता के रूप में प्रदेश को सशक्त और मजबूत करेंगे। और यह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स लोकतंत्र पे जो यह तरीका चल चुका है, लोकतंत्र के लिए सबसे खराब रूप है, क्योंकि जनता नेता को वोट देती है, पार्टी को वोट देती है, वह प्रदेश के सुचारू रूप से चलाने के लिए। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रणनीति से झारखंड में बीजेपी राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ, कई इलाकों में जातीय संतुलन बिगड़ने और सोरेन सरकार में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अपना प्रचार अभियान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट और योजनाओं से फायदा लेने वाले वोटरों पर भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व सांसद गीता कोड़ा और पूर्व सीएम चंपई सोरेन जैसे बड़े आदिवासी नेताओं को भी शामिल कराया है ताकि आदिवासियों का वोट जुटाया जा सके। एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। यही हमारा नीति होगा। पहले सब लोगों को एनआरसी बनने का समय सब लोगों को अपना पक्ष रखने का सुविधा मिलेगा।
कानूनन पूरा जितना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज देंगे। जेएमएम को घुसपैठियों का समस्या से भागना नहीं चाहिए। आप घुसपैठियों का वोटों का लालच में अगर आप राजनीति करेगा, झारखंड का आदिवासी और मूलवासियों का कभी भी अच्छा नहीं होगा। हम लोग माइनॉरिटी बनते जाऊंगा। ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। भारत की धरती पर जिनने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने, लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आके करे और यहाँ रहने लगे और यहाँ की सरकार उनको संरक्षण दे। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। और ये खतरा इतना बड़ा है कि वो आते हैं, हमारी धरती पर कब्जा करते हैं, माटी हमारी जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 42 सीटों का है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटें जीतकर जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस को 16, झारखंड विकास मोर्चा को 3, आजसू को 2, आरजेडी, सीपीआई, एमएल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1-1 सीटें मिली थीं। 2 निर्दलीय भी जीते थे। झारखंड में 2019 में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार के खिलाफ थी। इस बार हेमंत सोरेन सत्ता में वापसी के लिए हर रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन आदिवासी और क्षेत्रीय अस्मिता के साथ साथ सोरेन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के आसपास प्रचार की रणनीति बुन रहा है। हेमंत सोरेन की अगुवाई में और इंडी गठबंधन की जो सरकार है झारखंड में, तो 5 सालों से सरकार चल रही है और इस सरकार से कहीं न कहीं एक बार भ्रष्टाचार में इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल से होके आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी बात क्या हुई है कि हेमंत सोरेन ने लोक लुभावन और जो एपीजमेंट की बहुत सारी पॉलिसी और बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें 1-2 का एग्जाम्पल मैं दूंगा। जिसमें एक है कि सभी माताओं के खाते में 1000 रुपया हर महीने जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वोटों को खरीदने और प्रभावित करने की कोशिश होती है लोक लुभावन अपने कार्यक्रमों के आधार पर। तो उन चीज़ों का असर जरूर पड़ेगा और इससे हेमंत सोरेन को जरूर फायदा हो सकता है। हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आए या नहीं आए वो तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला वर्ष रिजल्ट बताएगा। विधानसभा चुनाव के बाद क्या होगा वो पता चलेगा। लेकिन अभी के अनुरूप जिस प्रकार से वह लगातार जनता के बीच में जाकर अपनी जन कल्याणकारी नीतियों को अवगत कराकर और उन्हीं नीतियों के अनुरूप अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी गठबंधन काम करती है तो यह एक प्रकार का जनता और प्रदेश के लिए बहुत हितकारी होगा और इंडिया गठबंधन भी मजबूत बनेगा।
लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन को सशक्त होना और मजबूत आपसी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की अत्यंत आवश्यकता है। वहीं पिछली बार 3 सीटें जीतने वाली जेबीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा का इस चुनाव में नामो निशान नदारद होगा। बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी जेबीएम का बीजेपी में विलय कर दिया था। बाबूलाल मरांडी फिलहाल झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके सामने भी अपनी रणनीतिक कुशलता साबित करने की चुनौती होगी। बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं और वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और एक बार बीच में उनका कुछ अदर देन शेड्यूल ट्राइब मुख्यमंत्री बनाने या उससे और कुछ मुद्दे थे, जिस वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने को किनारा कर लिया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन बहुत दिनों के बाद फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। निश्चित रूप से एक कद्दावर नेता हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में लोकप्रिय नेता हैं। उनके साथ एक चैलेंज केवल अपनी कुशलता सिद्ध करना और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नहीं है, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज चंपई सोरेन जी भी है। तो चंपई सोरेन जी को देखते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस चुनाव में उनको अच्छे से प्रदर्शन करना ही होगा, तभी जाके उनकी वहाँ पे एक बार वर्चस्व फिर से कायम हो पाएगा। नहीं तो आने वाले दिनों में आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी जी का योगदान केंद्र में ले लिया जाए और वहाँ कोई अन्य विकल्प के रूप में देखा जाए। ये तब बनेगा जब वहाँ स्थिति अच्छी नहीं होती है, प्रदर्शन ठीक नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के आज प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी की जो राजनीतिक पद्धति है उसे हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वह किस विचारधारा से अपनी राजनीतिक शुरुआत किए थे और आज किस विचारधारा में अपने आप को समाहित किए हैं, वो उनकी राजनीतिक अस्मिता पे अपने आप में एक सवाल है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को खुद ही विश्व की बड़ी पार्टी होने के बावजूद झारखंड प्रदेश के अंदर अपने विचारधारा के नेता का न होना उनकी अस्मिता के ऊपर अपने आप खतरा है। बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक पद्धति किस प्रकार से काम करेगी, किन नीतियों के पे काम करेगी, क्योंकि उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है, वह राजनीतिक गठबंधन है। वो उनकी राजनीतिक अस्मिता के लिए वह आज भारतीय जनता पार्टी में। कोल्हान रीजन में भी समीकरण बदले हैं, जहां से सीएम रहते रघुवर दास को पिछले चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शिबू सोरेन के खासम खास रहे कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन अब बीजेपी में जा चुके हैं। सोरेन परिवार में भी फूट पड़ चुकी है। हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन अब बीजेपी में हैं। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के मुकाबले ज्यादा विधानसभा सीटों पर लीड हासिल की थी। उसे 8 सीटें मिली, जबकि जेएमएम को 3, कांग्रेस को 2 और बीजेपी के सहयोगी आजसू को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इस लिहाज से इस बार दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। जिस दिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे आएंगे उस दिन का इंतजार उत्तर प्रदेश को भी होगा, क्योंकि यहां विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है, जिसके लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद अब बीजेपी उपचुनाव में हिसाब बराबर करना चाहेगी। निगाहें 23 नवंबर को वायनाड पर भी होंगी, जहां से राहुल गांधी के सीट खाली करने के बाद प्रियंका गांधी उपचुनाव में ताल ठोकेंगी। उत्तर प्रदेश के अलावा 13 और राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, यानी आधे भारत में एक बार फिर से चुनावी माहौल दिखने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की गई है। तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। हालांकि यूपी की 1 सीट मिल्कीपुर पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई हैं। सीसामऊ से इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2027 में प्रस्तावित यूपी के विधानसभा चुनाव के लगभग 2.25 साल पहले
होने वाले उपचुनाव को सियासी दल सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उपचुनाव वाली सीटें वेस्ट, सेंट्रल, अवध, पूर्वांचल सहित प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए नतीजे संभावनाओं के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग और परिणाम 30 नवंबर को आएगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 5+1 एक सीट मीरापुर वाली जो आरएलडी ने जीती थी 2022 में, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीती थी। तो ये कह लीजिए कि 6 सीटें इसमें सपा की थी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 1 सीट आपकी निषाद पार्टी जीती थी। अब जब 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद जिस तरीके से अपना दबाव बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसके साथ में कांग्रेस ने सपा गठबंधन से अपने आप को अलग करते हुए कह दिया है कि भाई समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़े और हम उसको सहयोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये मुकाबला सीधा सीधा समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होता दिख रहा है और मुझे लगता है कि इसमें कौन बाजी मारेगा। लेकिन अभी अगर पुराने आंकड़ों को उठाएं और उनको देखें, लोकसभा चुनावों का अगर हम संज्ञान ले लें, अभी हालिया लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उस हिसाब से तो पलड़ा भारी अगर देखें तो समाजवादी पार्टी का दिख रहा है। उधर दूसरी तरफ अमूमन ये अवधारणा होती है कि सत्ताधारी पक्ष जो भी होता है इस प्रदेश में उसको लाभ मिलता है, क्योंकि इन चुनावों से, इन 9 सीटों से कोई बहुत बड़ा फर्क सरकार को नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी इसमें अपनी 3 सीटें बचा पाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है और आरएलडी की सीट भी अगर चली जाती है तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, जिसकी गूंज आने वाले 2027 के चुनावों में कहीं न कहीं सुनाई देगी। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने, इन चुनावों के बाद दिल्ली के चुनाव होने, तो एक मोरल डाउन होने वाली बात होती है। देखते हैं आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है। 13 तारीख को वोटिंग होगी, 23 को जब रिजल्ट आएंगे तो और स्थितियां स्पष्ट होंगी, सब साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से अगर देखें तो एज जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के इन 9 सीटों पर उपचुनाव। वायनाड लोकसभा सीट पर इस बार का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वहां से चुनाव मैदान में उतर गई हैं। वायनाड उपचुनाव की घोषणा के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने प्रियंका गांधी ने उनकी उम्मीदवारी घोषित कर दी थी। ये प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव होगा। वहीं बीजेपी ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए इंजीनियर नव्या हरिदास को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रियंका गांधी इस उपचुनाव से पहली बार संसदीय राजनीति में उतर रही हैं। बीजेपी ने नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाकर युवा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। वहीं कोझिकोड शहर में भी बीजेपी की पार्षद दल की नेता और बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। इससे पहले नव्या 2021 में कोझिकोड साउथ से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद देवरकोविल ने हरा दिया था। वो वायनाड उपचुनाव में युवाओं और महिलाओं के मुद्दे उठा रही हैं। इसके अलावा सत्तारूढ़ लेफ्ट मोर्चे ने वरिष्ठ नेता सत्यन मोकेरी को मैदान में उतारा है। वायनाड के साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी उपचुनाव हो रहा है। 2024 में यहां से कांग्रेस के वसंतराव चव्हाण जीते थे, लेकिन उनकी बीमारी से निधन हो गया है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और यूपी से लेकर वायनाड तक सियासी जंग मची हुई है। आधे भारत में एक बार फिर से चुनावी माहौल दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जितनी कश्मकश दिखी थी, उसका अभी कितना असर है वो इन विधानसभा चुनावों और उपचुनाव में दिख जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।